अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत को लेकर, फ़िक्रमंद रहते हैं और हमेशा से बात की जाती है कि मईशत जो है वो बहुत चैलेंजिंग फेस में, मईशत बहुत बैड शेप में है और हर हुकूमत जो है वो विरसा कहती है मुआशी बदहाली का कि उसको पिछली हुकूमत से उसकी ये लेगेसी मिली या उसका ये विरसा मिला जिसकी वजह से मुआशी बदहाली है। और फिर उस हुकूमत के कर्ज़ों को उतारने के लिए नए कर्ज़े लिए जाते हैं, चाहे वो IMF से लिए जाएँ या किसी और डोनर एजेंसी से लिए जाए। बहरहाल अब आलम यह है कि पिछले कर्ज़े उतारने के लिए नए कर्ज़े लिए जाते हैं। हमें जब तक हम ग्रास रूट पे जाके इस पूरे मामले को नहीं देखेंगे तब तक इसका हल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत गुर्बत हमारा मसला नहीं है। हमारा सिर्फ एक मसला है और वो मसला है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, गैर दस्तावेजी मईशत। ये 25 करोड़ आवाम का जो मुल्क है, इसकी अगर GDP साइज़ देखें तो 375 अरब डॉलर के इसका जो है वो GDP साइज़ है। प्रिसाइसली बात करें तो 374.90 बिलियन। लेकिन इसके पैरेलल जो हमारी मईशत है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, वो तकरीबन इसके बराबर की ही है। लेकिन मसला सबसे बड़ा यह है कि वो किसी लिखत पढ़त में नहीं आती और यही वजह है कि हमारे जो टैक्सेशन के निज़ाम है उसके तबाह होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेशन जो है ऑलमोस्ट 63-64%, जबकि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो 63-64% और डायरेक्ट टैक्सेशन महज 33% के करीब है। पूरा पाकिस्तान 18% GST देता है, जो शायद खित्ते में बल्कि दुनिया में कह लें कि कोई इतना महंगा, इतना भारी भरकम GST पे नहीं करता। ये सूरत हाल किस तरह से बेहतर होगी, सब इस बात पर मुत्तफिक है जनाब। मईशत को दस्तावेजी सूरत में ढाला जाए, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये ऑटोमेशन के थ्रू हो सकती है, डिजिटाइजेशन के थ्रू हो सकती है और डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो सकती है। और ऐसी ही कोशिश की है FBR ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। उनका एक नया SRO, एक नई रेगुलेशन जो कि SRO 428 2024 2024 जो है इसको कहा जाता है। तो इस रेगुलेशन के तहत कारोबारी इदारों की 14 मुख्तलिफ कैटेगरीज, वो कैटेगरीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पर्टिनेंट SRO जो है वो इन 14 मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से उसका कहना है कि इनके जो पॉइंट ऑफ सेल है, इनकी जो अदायगियों का जो POS सिस्टम जो में कहा जाता है, जहां पर अदायगी होती है, उस सिस्टम को FBR की रियल टाइम इनवॉइस ट्रांसमिशन से लाजमी मुंसलिक किया जाएगा, उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। अब जाहिर है कि ये कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो मुल्क में हर लेवल के ऊपर उसको लगाना होगा। अब इसमें जो 14 कैटेगरीज हैं उसकी अगर बात कर लें तो उसमें रिटेलर्स, हर तरह की रिटेलर्स उसमें शामिल हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर कम जो रिटेलर है वो भी उसमें शामिल हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, जो हमारी मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस भी इसमें शामिल हैं, ये बात अलग के जनाब, उसमें फीस का एक बेंचमार्क है। फिर ऑल मेडिकल सर्विसेज, तमाम किस्म की मेडिकल, इवन ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हैं ये भी इसमें शामिल है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें शामिल हैं, रेस्टोरेंट इसमें शामिल हैं, होटल्स और मोटेल्स इसमें शामिल हैं, हेल्थ क्लब्स, जिम्स इसके अंदर शामिल हैं। इंटरसिटी ट्रैवल अगर आप करते हैं बाय एयर कंडीशन फैसिलिटी तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर कोरियर और कार्गो सर्विसेज, ब्यूटी फोटोग्राफर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं और तमाम जो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। यानी इन तमाम के POS सिस्टम को FBR के साथ उनके रियल टाइम इनवॉइस जो जनरेशन सिस्टम है उसके साथ मुंसलिक किया जाएगा। चले, बड़ी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी चीज़ होने जा रही है, लेकिन इसकी कीमत क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि चार्जेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और जो इसके जो वेंडर है, जो इसके आप कह लें कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसके ऊपर बहुत हैवी चार्ज कर रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जनाब वन टाइम इसके सेटअप चार्जेस हैं वो 15 लाख रुपए हैं और इसमें सॉफ्टवेयर की फ़ीस तकरीबन 10 लाख रुपए है, जबकि पेमेंट गेटवे टेस्टिंग और जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए इसमें शामिल है। और साथ साथ जो एनुअल सपोर्ट या मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो फ़ी इनवॉइस 60 रुपए या सालाना 35 लाख रुपए जो भी जायद हो वो इसमें शामिल है। अब पाकिस्तान में ये तमाम कारोबारी बिरादरी जो है वो इससे खौफजदा है, परेशान है कि ये होने क्या जा रहा है।
आज इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। लाहौर स्टूडियो में काशिफ अनवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब आपके कीमती वक्त का। नईम मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जेके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के। नीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियो में जफर पराचा आपसे थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। काशिफ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। थोड़ा मेरा इंट्रो तवील हो गया, लेकिन बैकग्राउंडर जो है वो बिल्कुल ज़रूरी था। आप किस तरह से देख रहे हैं इस इनोवेशन को, इस अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने का ये जो तरीका इस वक्त लेकर आया जा रहा है? काशिफ अनवर साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि आपने सिर्फ ये कहा कि हमारा एक मसला है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का। मैं समझता हूँ सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी ही हमारा मसला नहीं है, हमारे एक्सपेंडिचर्स भी एक बहुत बड़ा मसला है। जो IPPs का इशू है वो भी बहुत बड़ा मसला है। और हम सिर्फ अपने अखराजात को पूरा करने के लिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हम लोगों पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं डिजिटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि इस वक्त आप गवर्नमेंट से छुपा कुछ नहीं सकते और हमें छुपाना कुछ नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि अगर हम ये कहें कि आपके ऐसे जितने भी जो 14 कैटेगरीज इसमें दी गई हैं, अगर वो अपने हर साल का एक एडिशनल कॉस्ट 36 लाख रुपया अदा करेंगे, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या उससे स्कूल्स, उससे फैसिलिटीज़, उससे डॉक्टर्स, उससे आपका हॉस्पिटल्स, उसके आपके क्लिनिक्स, उसके आपकी बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो महंगी नहीं होंगी? क्या वो इन्फ्लेशन नहीं आएगी? चलें, आपने ये कहा कि हाँ, इस वक्त भी जितनी हमारी ऑनलाइन इंटीग्रेशन है, टियर 1 के रिटेलर्स हैं, वो इस वक्त भी गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेट हैं। लेकिन उसमें ये शर्त नहीं है कि आपको 15 लाख रुपए की एक कॉस्ट इनिशियल पे करनी पड़ेगी और 36 लाख रुपए की आपको हर साल पे करनी पड़ेगी। बात यह है कि हमें इस बात को देखना है कि अगर हम डिजिटाइजेशन और इसको करना चाहते हैं तो पहले डॉक्यूमेंटेशन की जाए। और आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? मैं जब से आपके साथ इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, मैं यही बात करता हूँ कि हमें इस सवाल का जवाब लेना है कि क्यों डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही। अब अगर हम ये बात करें कि जो लोग आपके, जो आपने अभी ये बात की अपने इंटरव्यू में कि हमारा FBR का सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया, बात ये है कि जो उसमें पॉलिसीज़ बन रही हैं उसकी वजह से लोग टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आने से डरते हैं। हमें वहाँ पर फैसिलिटेशन देनी होगी। कोई ऐसा, देखें, ये कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, तमाम पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। लेकिन लोग टैक्सेशन में डॉक्यूमेंटेशन से आने से डरते हैं। अब भी आप देख लें, जो नया कानून आया है उसमें आपका जो एक अपीलेट फॉरम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अगर किसी ने बाद में अपील करनी है हाई कोर्ट में जाकर, तो जो असेसिंग ऑफिसर ने आपकी असेसमेंट की होगी उसका स्टे लेने के लिए आपको 30% ऑफ द अमाउंट पे करनी है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, अगर आप उनके लिए टैक्सेशन सिस्टम को खौफनाक करते जाएंगे, उसको बला बना देंगे, चुड़ैल बना देंगे कि जो इस सिस्टम के अंदर आएगा उसके लिए मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो देखें फिर ये ऐसा नहीं होगा, हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। हमें बैठ के सोचना है कि हमें टैक्स बेस कैसे बढ़ाना है। जी ठीक। नईम मीर साहब, आप इंतहाई अहम टास्क इस वक्त लेकर चल रहे हैं। मईशत को दस्तावेजी सूरत में ढालने के लिए तमाम रिटेलर्स जो हैं वो आप उनके साथ हैं और ये ताजिर दोस्त स्कीम। अब ये बताइए कि ये जो चीज़ें हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव इसमें साबित होगी? लोग इससे खौफजदा होंगे? ये क्या होगा? मैंने आपका इंटरव्यू सुना है और मुझे मेरा ख्याल है कि कुछ मालूमात का फुकदान है या कुछ कम्युनिकेशन का इशू है जो आप फरमा रहे हैं। जो मालूमात मेरे तक पहुंची हुई हैं, सर जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जो प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। और आप ज़ाहिर है कि हुकूमती हलकों से बहुत करीब हैं, तो आप हमारी रहनुमाई करें कि क्या सही क्या चीज़ है। जी, मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं भी कुछ आपसे बात यूं ही नहीं कहूँगा।
ये जो आप बात कर रहे हैं ना पॉज लगाने की, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये सर्विसेज सेक्टर के ऊपर पीओएस लगने जा रहा है, और ये पीओएस जो है ये सेल्स टैक्स का नहीं है बल्कि ये इनकम टैक्स का पीओएस है। अब इसमें जो रिटेलर्स और इंपोर्टर्स और जिन लोगों की आपने निशानदेही की है, जो सेगमेंट और सेक्टर इस वक्त ताजर दो स्कीम में आया हुआ है, वो इसमें शामिल नहीं है। जब ये ओरिजिनली एसआरओ इशू हुआ था तो इसके अंदर तो ये चीज़ें शामिल थी, बट इस पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई थी मेरी और साबका चेयरमैन एफबीआर और मेंबर जो ऑपरेशंस हैं और मेंबर टैक्स पॉलिसी, और उसमें ये फैसला हो चुका था कि रिटेलर्स को, इंपोर्टर्स को और इन सब को जो है ना इसमें से निकाल दिया जाएगा जो लोग ताजा दो स्कीम के एम्बिट में और डोमेन में आ रहे हैं। तो एक तो मैं ये क्लैरिफिकेशन आपको कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि मेरी अभी चेयरमैन एफबीआर से बात हुई है आपके प्रोग्राम से भी चंद मिनट पहले, तो वो उनसे मेरी मंडे की मैंने कहा था कि मंडे की या वेडनेसडे की मीटिंग वो शेड्यूल हो रही है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी। एक बात। दूसरा जो आप बात बता रहे हैं कि जी ये जो सिस्टम लगाने की बात है, बड़ा कॉस्टली सिस्टम, इस पर भी जो हमारे मेंबर डिजिटल इनिशिएटिव्स के हैं करामत चौधरी साहब, वो इस वक्त बैरून मुल्क गए हुए हैं, अभी एडिशनल चार्ज किसी को दे के गए हुए हैं। उनसे मेरी इस हवाले से भी बड़ी तफसीली बात हुई थी, और इसमें एक कराची की एक कंपनी है जो ये इस वक्त उसने सारा जिम्मा लिया हुआ है, और मेरा बिल्कुल मुझे पता है इसका कि इस हवाले से सिर्फ एक कंपनी को ये सारा काम नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस हवाले से एफबीआर का इश्तिहार भी आ गया है, और दीगर कंपनी जो हैं उनको भी जो है वो दावत दी गई है ताकि वो आएँ और इसमें एफबीआर के साथ मिलकर काम करें। और इसमें जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें कोई ऐप मुतारिफ करवाने की कोशिश की जा रही है जो किसी भी डिवाइस पे चले, और ये तमाम सर्विसेज जो हैं उस डिवाइस के ज़रिए चलें, चाहे वो डिवाइस कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपनी शॉप पे, अपने ऑफिस में, अपनी प्रीमिसेस में वो डिवाइस का इस्तेमाल करे। बट क्वेश्चन इज़ दिस कि जी क्या वो अपनी जो है वो अपना तमाम अपनी ट्रांजैक्शंस को, यानी ट्रांजैक्शन मीन सर्विसेज के अंदर जो हमने उससे हिसाब लेना है या पीआर में लेना है, वो तो उसकी टोटल सेल का लेना है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आप रिटेलर्स और उस एम्बिट की बात कर रहे हैं जो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत उसके अंडर आए, लेकिन रेस्ट ऑफ मेरे ख्याल से 14 के करीब हैं और तवील फहरिस्त है। जरा इसको भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जफर पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनको भी हम इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। वेलकम बैक। जफर पराचा, जनरल सेक्रेटरी ई कैप एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त जो SRO 428-12024, और कहता है कि जनाब जो आपका POS है उसको FBR के रियल टाइम इनवॉइस जो जनरेटिंग सिस्टम है उससे लिंक किया जाएगा। मौजूद बहस यहाँ पर उस पूरे सेटअप की कॉस्ट इस वक्त जो है वो मौजूद बहस है। देखिए, एक तो मैं माज़ा चाहता हूँ देर से आने की, मैं कोई ट्रैफिक में फंस गया था, और दूसरा जो मेरे बड़े मोहतरम भाईजान वगैरह बैठे हैं, मुझे नहीं पता पहले क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज जो मेरे स्टोर्स पे ऑलरेडी लगा हुआ है POS, उसकी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। जो हम थर्ड पार्टी से लेते हैं जो वेंडर से, तो वो चंद हज़ार रुपए में है कि उसकी जो वो सॉफ्टवेयर देता है, जो इंस्टॉलेशन देता है, तो वो चंद हज़ार रुपए में है। हाँ, अब क्योंकि हमारे यहाँ एक जो माहौल बना हुआ है सरकारी तौर पे कि आवाम को मैक्सिमम, ज़रा मैं थोड़ा सख्त लफ्ज़ कहूँगा, लूटने का, और अब जो एक नया तरीका कार बन गया है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कंपनीज बनाने का, या किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देने का, चाहे वो नौकरियां लेने में हम जाएं तो वो पहले उनके टेस्ट लेते हैं, ये लेते हैं, या अगर कोई पाकिस्तानी ओवरसी बाहर जाए तो उसको मखसूस किसी लैब से टेस्ट कराने हैं जो 2000 का टेस्ट 20,000 का है। अब अगर FBR या उनके दोस्त ये प्रोग्राम बना के बैठे हैं कि हम ताजरों को इस तरह लूटें कि हम उनसे लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया चार्ज करें, तो मैं नहीं समझता कि अब टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो चुकी है और इतनी आम हो चुकी है कि वो महंगी होनी चाहिए। सिवाय चंद 100
या मैक्सिमम चंद हज़ार रुपए की होनी चाहिए। और जो डिवाइसेस हैं वो भी चाइना को हम दुआएं दें कि बहुत सस्ती हैं। तो ऑलरेडी जो मैं अपने जो अपने पॉइंट ऑफ सेल जहाँ तो आपकी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो तो अब मेरे ख्याल से उनका बिजनेस तो बड़ा डॉक्यूमेंटेड और एफबीआर के जी, अभी तो मैंने बात की अपने स्टोर्स की, अपने कपड़ों की। अब जो मैं बात अब आप जो हम बात अब जो हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम इंटेग्रेटेड नहीं हैं एफबीआर के साथ, लेकिन हम बायोमेट्रिक विद नादरा और अदर एजेंसीज हम रियल टाइम उनके साथ मुंसलिक हैं। और जो ये बात हो रही है कि एफबीआर के साथ रियल टाइम होने की, उसकी अभी तक हमारे पास कोई वर्किंग नहीं है। अच्छा। और अब ज़ाहिर है ये अभी एसआरओ आया है, तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है। क्योंकि अभी जो हमें कॉस्ट आती है बायोमेट्रिक करने की वो 30, 40, 50 रुपीज़ है। हाँ, वो तो खैर बायोमेट्रिक समथिंग डिफरेंट। जी काशिफ साहब ये फरमाइएगा कि अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी शायद नहीं है जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें, एक तो ये चीज़, और फिर दूसरा ये इलेक्ट्रिकली जो कंप्लायंस है, ये इसी के ऊपर बात करें कि इतनी महंगी अगर होने जा रही है तो क्यों होने जा रही है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? देखें, बात यह है कि क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बात यह है कि जैसा कि अब पराचा साहब ने भी शायद मेरी बात को ना सुने हुए भी उसकी तायद कर दी है जो मैंने बात की थी। अब हम अगर ये चाह रहे हैं, मैं तो सवाल सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा एक्सपेंस जो आपको 36 लाख रुपया हर बिजनेस को देना पड़ेगा हर साल का, तो क्या वो 36 लाख रुपया जो भी सर्विसमैन है या ये पराचा साहब की जो एक्सचेंज कंपनी है, क्या ये अपनी कॉस्ट को जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको उतना एक्सपेंसिव नहीं कर देंगे? जितने स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, क्या वो 36 लाख रुपया आवाम से नहीं लेंगे? मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आप करें या आप ना करें, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ये उठा रहा हूँ कि और ये ड्राइव कर रहे हैं, ये जो हम 35-36 लाख की बात कर रहे हैं, ये उन मीडिया रिपोर्ट से ड्राइव कर रहे हैं जो कि इस वक्त प्रिंट मीडिया में आई हैं, राइट? जी नहीं, ये आपका ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपके ये एसआरओ में ऐसे है, जो मीडिया में आया है ये बिल्कुल ऐसे है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि मैं डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि जो डेटा आपके पास है उन लोगों का जिन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी और बेची, ऐसे 70 लाख लोगों का जिनके पास कमर्शियल मीटर्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने 1000 सीसी से गाड़ियां खरीदी रखी हैं, ऐसे लोग जिसको 114 सेक्शन के तहत कानून कहता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। मैं तो पहले एफबीआर से रिक्वेस्ट ये करता हूं कि पहले उनको आप नेट के अंदर ले आएं जिनका आपके पास सारा इल्म है, जो कि एफबीआर खुद कहता है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। पहले आप उसको ले आएं, जब आप उनको ले आएंगे तो उसके बाद फिर आप इसको भी इंटीग्रेट कर लें। और नहीं, और फिर उसके बाद सर सेकंड फेज में मेरे ख्याल से वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो लेकर चला जा रहा था, जिसका मैं उसी की बात करने लगा हूं कि एक देखें, यहां पर इस बात को भी हमें एश्योर करना है कि कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज रहेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, हर मियां शहबाज शरीफ साहब कई फोरम्स पे कह चुके हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस ने वो रिजल्ट नहीं दिया जो ट्रैक एंड ट्रेस को देना चाहिए था, यानी कि वो मीडियम, वो जो एक हम इंस्ट्रूमेंट या एक जो लाए थे हम प्लानिंग, वो फेल हो चुकी है। इस बात की क्या गारंटी है कि जो अब हम ये हबाल जो कंपनी है कराची की, जिसको हम ये देने के लिए जा रहे हैं, इसके भी रिजल्ट्स इसी तरह से पॉजिटिव आएंगे और ये भी सिस्टम फेल नहीं होगा। और एक और बात कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, इसी तरह से चलेगा, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कामयाब नहीं रहा है। अब मैं बात करने लगा था ये जो हम ताजिर दो स्कीम की बात कर रहे हैं, उस पे भी जो हमने एरिया वाइज हमने शायद आपने जो बात की कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत से लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि जो टैक्स उनके ऊपर लगा है वो मिनिमम टैक्स है और वो हर महीने का 45,000 रुपए तक भी टैक्स है।
जिन एरियाज में वो टैक्स लगा है, चाहे 30,000 है चाहे 45,000 है, वो उनको देना ही होगा, वो मिनिमम टैक्स होगा। तो बात ये है कि मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप ज़रूर ये पॉलिसीज़ लाएं, स्कीम्स लाएं, हमें टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए है, ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हैं, लेकिन जो डेटा आपके पास है पहले 100% आप उसको आप एनफोर्स कर दें, 100% उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें, उसके बाद दूसरे एवेन्यूज की तरफ जाएं। जी नहीं मीर साहब, मैं आपका टेक चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि हमेशा बजट में जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि जनाब इतने लाख लोगों का डेटा हमारे पास मौजूद है और उनके एसेट और उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको जब देखा जाता है तो वो टैली नहीं होता और उनको हम पकड़ धकड़ करेंगे और उसके बाद उनको नोटिस सर्व किए जाएंगे, लेकिन अगले साल फिर वही सूरत हाल, हमारा नेट टैक्स बेस नहीं बढ़ता और फिर मजबूरन हमें टैक्स रेट बढ़ाना पड़ता है। तो आप बताइए कि क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? देखें, ये लोग जिनकी बात ना, जिनका डाटा मौजूद है, ये यही लोग हैं, या ताजर हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या बिजनेस कर रहे हैं। और कौन लोग हैं? वो को बाहर से तो नहीं आ गए या कहीं बाहर गायब तो नहीं हो गए या भाग तो नहीं गए, यही बैठे हैं ना, कारोबार कर रहे हैं। और अगर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, अगर उनको POS लगाने की बात हो रही है, इनकम टैक्स का POS, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। रियल टाइम उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अनर्थ होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, उन्हें टैक्स होना चाहिए। इसमें तो बहुत कोई ऐसी साइंस नहीं है। स्कूलों की या कॉलेजेस की या हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे, या हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, जो लोग भी हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, अगर इनको POS लगाया जाता है तो हाँ, ये बात के POS की जो कॉस्ट बताई जा रही है, मुझे इसमें अभी भी कुछ इसमें ये कुछ इबाहम नजर आ रहा है आपकी बात में। बहरहाल मैं इसको आपके इसी प्रोग्राम के बाद इसको चेक भी करूंगा अपने तौर पर भी, और मैं अपना FDR में बात भी करूंगा। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे है। और जिस कराची की कंपनी को, एक कंपनी को ये सारा ठेका देने की बात की गई है, ये बात ऐसे भी नहीं है। इसमें जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके हवाले से इश्तिहार भी आ चुका है और दीगर कंपनीज को भी दावत दी गई है। और जो ये कॉस्ट बताई जा रही है 36 लाख रुपया, मुझे तो खुद इस पे हंसी आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई कॉस्ट है। तो मेरा ख्याल है इसमें आपकी जो तमाम चीज़ें जो आपने इस प्रोग्राम में बयान की हैं, इनको रीचेक करने की ज़रूरत है। बट जो असूली बात है वो ये है कि हर किसी को टैक्स देना है, हर किसी को शेयर देना है। नहीं, लेकिन आपका जो सबसे जो बेहतरीन पॉइंट जो सर मुझे लगा ना, वो यही लगा कि ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है 7 साढ़े 7 लाख ये ऐसे कौन से लोग हैं? तो जनाब जो कारोबार कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, इसमें एक आम गरीब पाकिस्तानी शामिल नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जफर पराचा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी पराचा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप देखिए सर, वैसे टाइम कम है लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को मुख्तसर अल्फाज में बयान करूं। हमको थोड़ा पीछे जाना होगा, 1.5-2 साल पहले PDM की हुकूमत से और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट से और अब मौजूदा हुकूमत से, या कोई भी हुकूमत हो। हमको ख़ास तौर पे जो PDM हुकूमत सब तक ये देखना होगा कि आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं की वजह से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बेहतर, और हर तरफ से जो चीज़ों को बेहतरी आ रही है, तो हमें ये देखना है कि ये FBR के लोग या उनकी जिनसे कनाइवेंस है वो उन पॉलिसीज़ को ख़राब तो नहीं कर रहे। जैसे मियाँ साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही कहा कि जो लोग ऑलरेडी डाटा मौजूद है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन डाटा मौजूद है नादरा की शक्ल में 1990 से। अगर विल हो FBR की या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, तो उनको पकड़ना या उनको टैक्स नेट में लाना कोई मसला नहीं है। 1 क्लिक है, आपने सिर्फ NIC नंबर डालना है और उनका पूरा डाटा, उनका ख़ानदानी शजरा नसब सब आ जाता है, ट्रैवलिंग का, गाड़ी का, मकान का। तो पहली बात यह है कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है, दूसरी बात यह आपको टैक्स रेट कम करना है। अब बात आ गई इस कॉस्ट की, कि जो कि मुझे लगता है कि जो बड़ी से बड़ी कंपनीज़ हैं, से कि मिसाल है हम मैकडोनल्ड की बात करें, बाटा की बात करें, वो भी ये कॉस्ट नहीं बियर कर पाएंगे। आम दुकानदार तो 35 लाख कमाना तो दूर की बात है, उसके तो तसव्वुर में भी नहीं है। तो बात यह है कि इसकी जो भी कॉस्ट हो जायज़, वो गवर्नमेंट खुद बेयर करे।
पर ट्रांजैक्शन, जैसे अभी हम सेल इनवाइस पे गवर्नमेंट ₹1 चार्ज करती है जो पीओएस के ऊपर है, तो वो चार्ज करे, नंबर 1। नंबर 2, जो इक्विपमेंट है, जैसे किसी भी कंपनी का अभी कितना कर रही है? ₹1। और यहाँ पे बात हो रही है फी इनवाइस ₹60 जी, या 35 लाख रुपए सालाना, विचएवर इज। देखिए हमको ये देखना है, मैं फिर वही वाली बात करूंगा कि जो एंटी स्टेट, चाहे वो एफबीआर के मुलाजमीन हो, चाहे वो किसी और के मुलाजमीन हो, वो भी एंटी स्टेट काम करते हैं, बाहर के उसके ऊपर काम करते हैं, तो उनको देखना है कि यह पॉलिसी को ख़राब कर रहे हैं, हमारे मुल्क की डायरेक्शन ख़राब कर रहे हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, स्मगलिंग पकड़ी जा रही है, करप्शन नज़र आ रही है, ठीक है ना, तो ये और जो मैं फिर मियाँ साहब की बात को इंडोर्स करूँगा कि उनका मकसद ये है कि वो लोग ना पकड़े जाएं और ये दूसरी तरफ लग जाए, एक हंगामा क्रिएट हो जाए, कॉज क्रिएट हो और धरने शुरू हो जाएं। जैसे कि एक धरना हमने बड़ी मुश्किल से ख़त्म करा है, जिसको हमने बंद करा है, और उसकी वजह से हमारे मुल्क में इस्तेहकाम आया है। तो ये लोग फिर चाहते हैं कि इस तरह का काम करके, यानी ये जो बिगाड़, ये पूरे सिस्टम में बिगाड़ भी हो सकता है काशिफ अनवर साहब, अगर इस तरह की कोई मुहिम जोई की जाती है जिसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, चीज़ों को रैशनलाइज नहीं किया जाता। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जैसे एक्सचेंज कंपनीज है, सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 3% चार्जेस लगा दिए हैं डॉलर के ऊपर। तो इसका क्या मकसद है कि ₹9 पर डॉलर में चार्ज करूंगा। तो इसका मकसद ये है कि वो लोग जो हैं वो प्रो काम कर रहे हैं, एंटी स्टेट काम कर रहे हैं, कि वो जो ग्रे मार्केट जब आप टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो वो स्मगलिंग और ये सारी चीजें होती है ना, फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। जी, लास्ट में कमेंट चाहूंगा आपका काशिफ अनवर साहब। मैं सिर्फ एक बात ये करूंगा कि हम जो इस वक्त SRO 428 की बात कर रहे हैं, ये उस न्यूज़ के मुताबिक भी है कि जो न्यूज़ छपी है अखबार के अंदर। और अगर देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये इतनी कॉस्ट है जो 35 लाख रुपया है, इट इज़ वेरी हाई, हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं यही अपनी कमेंट्स को यहाँ पर ही कंक्लूड करूँगा कि देखें, हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि हम लोगों को निशान इबरत ना बनाएं कि वो टैक्स नेट के अंदर आएँ। हम लोगों को जो टैक्स नेट के अंदर आए वो अप्रिशिएट हों और वो लोगों को कहें कि हमें आने के फवाइद हैं, इतनी फैसिलिटीज इंसेंटिवाइज किया जाए, जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आते बिल्कुल इंसेंटिवाइज किया जाए और लोग खुश हो के अंदर आए टैक्स नेट के अंदर। ठीक, जी नहीं मीर साहब, अब एक तो इसके ऊपर आपका कमेंट और फिर दूसरा ताजिर जो दोस्त स्कीम है आपकी, उसका अब लेटेस्ट जो स्टैट्स क्या हैं उसके, ज़रा वो भी आप शेयर कर लीजिएगा हमारे साथ। देखिए जी, जो ताज़ा दोस्त स्कीम में मेरा ख्याल है 60,000 से ऊपर लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिन्हें FBR की तरफ से किया गया है, और शायद इससे भी ज़्यादा हैं जो खुद हुए हैं। तो ये तकरीबन कोई 1,60,000 के करीब फिगर जो है ये पहुंचा हुआ है। तो लेकिन ये है कि बहुत थोड़ा फिगर है, अभी इस पर काम और भी हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि टैक्स जो है वो खुशी से कोई नहीं देता, ये टैक्स जो है ये लेना ही पड़ता है। और टैक्स लेने में जो है सबसे बुनियादी असूल जो होता है वो ये होता है कि टैक्स जो है वो मुनसिफाना होना चाहिए, जालिमाना नहीं होना चाहिए। अगर मुनसिफाना तरीके से सबसे टैक्स लिया जाएगा तो क्या एतराज़ है कि किसी पर जो है वो POS लग रहा है, अगर वो कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, तो जितनी उसकी आमदन है उसका उसे हिसाब किताब तो देना है। पहले हिसाब किताब देना है, बाद में टैक्स लगना है। टैक्स कितना है, ज़्यादा है, कम है, इस पर तो बहस हो सकती है, मुकालमा हो सकता है। इस बात पर बहस और मुकालमा हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई कारोबार तो कर रहा है लेकिन वो अपना हिसाब किताब देने से कतरा रहा है या वो अपने हिसाब किताब को छुपा रहा है। तो कोई भी मुहज़्ज़ब रियासत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पाकिस्तान जैसी रियासत जो बहुत ही इस वक्त कमज़ोर हुई है मुआशी एतबार से, उसके लिए तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हमें अपने रवैये और अपने तौर तरीके अब बदलने होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इन्हीं लाइन्स के साथ प्रोग्राम में मैं शुक्रिया अदा करूंगा ज़फ़र पराचा साहब, काशिफ अनवर साहब, नईम मीर साहब। और बात सारी ये है कि पूरी दुनिया में टैक्स कोई भी जज्बा हुब्बुल वतनी में नहीं देता, टैक्स जो है वो वसूल किया जाता है। लेकिन एज नईम मीर साहब सेट के जनाब, टैक्स जो है उसका एक मुनसिफाना निज़ाम हो जिसके तहत टैक्स वसूल किया जाए। अब देखते हैं कि SRO 428/2024 जो है इसमें कितना इबहाम है
है या फिर लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस हद तक इसमें क्लियर नहीं है। तो इसमें भी एफबीआर को आगे बढ़ना होगा और आके जो चीज़ें बेहतर हुई हैं या बेहतरी की गुंजाइश है उसको बेहतर करना होगा, अगर इस मामले को, इस ऑटोमेशन को, इस डिजिटलाइजेशन को, इस डिजिटाइजेशन को या इस इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन को कामयाब बनाना है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।